अनुज को गुस्सा आ गया, अनुज ने उठा के कॉफी फेंक। उसने कहा कि ये तुझे पता है कि जो स्क्वाडर है वो हमारी मदर होती है। स्कूल से ही वो इंस्पायर हुआ था, वहीं से ही उसने फॉर्म भरा एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर दिया। पता नहीं कुछ डेस्टिनी ऐसी होती है कि अंकल ने क्या किया, वहीं से उस दिन सुबह ही आर्मी हेडक्वार्टर चले गए। उन्होंने कहा कि हमने तो 3 बार कॉल भेजी है, आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी आज का दिन है आपके पास और ये लास्ट चांस। कि 98 में सगाई करी था, 99 में सोचा था कि शादी कर देंगे, डेट डिसाइड हो चुकी थी 10 सितंबर। उसके बाद तो वो कारगिल ही पहुंच गया था। ये न्यूज़पेपर में कारगिल कुछ आता है तो मुझे पता नहीं कि वो क्या है। कहता मैं वहां पर नहीं हूँ। 1-2 दिन पहले अपना इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो सब लोगों को यही हो रहा था कि इंडिया जीते। मैं यही कह रही थी कि इंडिया जीते या ना जीते, मुझे पता है कि अगर इंडिया जीतेगा तो बॉर्डर पे शेलिंग ज्यादा हो और अनुज बॉर्डर पे है। फिर कमांड अनुज के हाथ में आ गई। अब खुद सोचो, एक 23 साल का बच्चा है जिसके पीछे पता नहीं कितने लोग हैं, जाट भगवान जाट बलवान के नारे लगा रहे हैं, उसका मॉरल तो बूस्ट होगा ना। बिल्कुल स्टैंड अप थी जो उसको कोई कहता है यहाँ गोली लगी थी वहाँ गोली लगी थी। मैंने कहा मैंने जीवन काट दिया इसी उसमें कि अनुज को कोई चोट नहीं लगी। बाहर गया, उसकी इंस्टेंट डेथ थी। यहाँ पर अंकल ने फोन उठाया था, तो उन्होंने जब न्यूज दी तो अंकल ने कहा क्या कुछ ऐसे कहा, डिड ही डाई फाइटिंग। अंकल एकदम से ब्लैंक हो गए थे। वो जो 1-1.5 मिनट का जो फ्लैश था ना, वो उनको कभी याद नहीं आया कि उस समय क्या हुआ था। जगदीश मुखी, इवन सोनिया गांधी, बहुत लोग हमारे घर में इकट्ठे हुए थे। तो मैंने उन सबको बोल दिया था कि पहले जाके आप पता लगाओ कि ये जो इतने इंट्रूडर्स यहाँ पर आए हैं वो कैसे आए हैं। हर समय सेफ पैसेज क्यों देते हैं। 71 वॉर में 98,000 सोल्जर्स थे, कैप्चर थे, क्यों उनको वापस छोड़ दिया। 93,000 के सोल्जर्स थे पूरे, 93,000। अगर उस समय इन्होंने सिविलियन को बचा लिया था तो अब पहलगाम में क्या हुआ, बचा लिया सिविलियंस को। देखो फौज और सिविल जब तक कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे ना, तब तक ये देश नहीं सुधर सकता। अब कितना गलत हुआ ये जो पहलगाम का होगा, वाइफ्स के सामने हस्बैंड्स को मार दिया। तुमने किस लिए टेररिस्ट छोड़े थे? टेररिस्ट जो उस समय जसवंत सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे वो छोड़ के आए थे, उन्हीं का ये करा धरा है सब कुछ। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक वो जुड़वा मोती की रिंग होती है वो पहना दो, इससे इसका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, तो इसने एक दिन पहन ली तो दूसरे दिन यहाँ से ये रिंग उठाई और वहां फेंकी। कहता है मैंने नहीं पहनी ये रिंग, कोई कुछ मार के भी चला जाएगा तो गुस्सा ही नहीं आता। मैंने पहली विश दी थी, माई आर्मी एंड दिस कंट्री हैज पुट सो मच फेथ इन मी, इट वुड बी अ मिस्टेक टू थिंक ऑफ डेथ एट दिस टाइम, टिल द लास्ट एनमी आई विल कीप दी। अगर उस समय अनुज शादी के चक्कर में पड़ जाता तो बहुत निकल जाने। जो अनुज के भाग्य का था वो तो अनुज को नहीं मिलना था, अनुज के भाग्य में यही कुछ टाइगर ऑफ ग्रास बनना। भगवद गीता में जैसे लिखा है कि अगर आपकी वॉर में डेथ होती है, और खासकर जिस तरह से अनुज महावीर गया, ये लोग सीधा भगवान के पास ही जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, द मिलिटेरियंस की तरफ से आज हम आए हैं कैप्टन अनुज नैयर के घर पे, जो कि एक महावीर चक्र विजेता हैं, जिन्होंने कारगिल में अपनी अंतिम आहुति दी। उनकी मम्मी से आज हम कुछ उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें करेंगे। नमस्ते मैम। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब अनुज घर वापस आए एनडीए करके, तो उन्होंने मतलब आपने सबसे पहले उनसे ये पूछा था कि अब तो तुम बड़े बड़े लगने लग गए हो, एक बच्चे से जवान आदमी हो गए हो, तो आपको कैसा लगा था उनको देख के सबसे पहली बार? पहली बार जैसे वो एनडीए में जब गया तो उसके बाद 6 मंथ्स के बाद ही आने देते हैं। 6 मंथ्स के जब वो आया तो मैं ऑफिस से घर आई तो ही वाज टोटली चेंज्ड। एक तो वो हेयर स्टाइल भी ऐसे हो जाता है एंड थोड़ा वेट भी पुल डाउन हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्शन ऑल्सो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि आई वॉज लिटिल बिट शॉक्ड। ओके। एंड विद इन 2-3 डेज वो अपनी उसी पर्सनालिटी में आ जाता था। एंड मेच्योरिटी तो आई जाती है। एनडीए का फर्स्ट 6 मंथ्स थे, उसमें हो सकता है कुछ रेगुलेटरी होती होंगी या अपना जो भी रूटीन तो चेंज होते ही है ना, घर से निकलो तो उस चीज का फर्क पड़ा होगा। पर उसने कुछ खास ऐसी डिसअपॉइंटमेंट नहीं शो करी कि भी मुझे मुश्किल हो रही है या कुछ है। वो एक ऐसा बच्चा था जो भी सर्कमस्टांसिस थे उनको लेना जानता था। उसने कभी भी हम लोगों को एनडीए के बारे में या आईएमए के बारे में या इवन कारगिल किसी भी समय आके कोई भी कंप्लेंट नहीं करी जी। मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना जानता था। वो इस चीज का हमें भी लगता है कि थोड़ा सा शेयर करता तो बेटर होता शायद, पर वो ज्यादा शेयर इस बारे में नहीं करता था। इनको आर्मी में शायद ये टीचिंग ही होती है
कि ज़्यादा चीज़ें अपनी नहीं बतानी होती। बिल्कुल। तो हम लोग भी इसी टाइप के थे कि हम मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, एक्सेप्ट के खाने के बारे में पूछना और डेली रूटीन के बारे में पूछना। एंड थोड़ा सा बच्चा घर पे आता है तो थोड़ा पैम्पर्ड, और यहाँ आकर वो रिलैक्स भी हो जाता था। डेली मूवी देखने जाना है या घूमने जाना है, तो जितना हो सकता था कोशिश करते थे कि वो अपना एंजॉय करके जाए बस छुट्टी को, से और कुछ नहीं था उसको। अच्छा मैम, एक चीज और मैंने देखी है, कई जी। फैमिली से मैं मिला हूँ, जी। तो उन्होंने बताया है कि कुछ उनके हाथ पे चोट लगी हुई होती थी या कमर छिली हुई होती थी किसी की, वो रोल्स कराते हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं, अनुज? ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली वो चोट लग के तो कभी आया नहीं था घर पे वैसे। अच्छा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, पर एक बार पता लगा था कि जैसे वॉलीबॉल का मैच खेल रहा था तो थोड़ा जी। सा स्लाइटली फेंट टाइप का हुआ था, पर उसने ज्यादा नहीं बताया था। ये चीजें हमें कुछ चीजें पहले पता ही नहीं थी। वो अपना वो करता था, ये बॉक्सिंग करता था। अच्छा। तो बॉक्सिंग में उसका नोज ब्लीड करता था, जो चीज हमें मालूम नहीं थी। जब हमने ये बुक का शुरू किया तो मैंने उसके कोर्समेट्स को, ठाकुर को एंड सुरविंदर, 3-4 बॉयज को बुलाया था घर पे। तो उन्होंने बताया कि आंटी जब अनुज IM में, जब NDA में था तो भी वो जब बॉक्सिंग करता था तो उसका नोज हमेशा ब्लीड करता था। उस समय मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ये मतलब किसी पंच की वजह से करता था या वैसे ही? बॉक्सिंग में तो नेचुरली अच्छा, पंच होते ही पंच हैं की ना, वजह से। बॉक्सिंग में तो पंच होते ही हैं। तो उसको पता था कि अगर मैं अपनी माँ को बताऊंगा तो वो सबसे पहले कहेगी बॉक्सिंग को छोड़ दो, क्यों बॉक्सिंग कर रहे हो। तो वो उसने मेरे से छिपा रखा था बॉक्सिंग। अच्छा। जब IMA में वो था तो करण गया था वहां पर। ओके। तो तब उस समय इनका बॉक्सिंग का मैच हुआ था, और उसके फ्रेंड्स बता रहे थे कि पहले कुछ लोगों ने मना कर दिया। तो उसने कहा कि अगर कोई सब मना करेंगे तो मैं सभी टीम्स में अपना नाम दे दूंगा। तो फिर अच्छा। उसके साथ टीम लग गई थी। अच्छा। उन्हीं से ही पता चला था कि उसको, पर वो चीजें, कई चीजें ना वो बताता नहीं था, कि उसको लगता था कि मेरे पेरेंट्स पैनिक हो जाएंगे। तो वॉरियर स्पिरिट, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार। हाँ, वो अपना लड़ना, ऐसा सच कह लो, उसको जीतना होता जीतना था ना, जीतना होता था। वो विल्स में भी लिखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे अपने 6 विल्स NDA में इनका ऐसे होता था कि एवरी वीक जब हॉलीडे होता था संडे को या कुछ, तो उन दिनों में ये लोग कुछ कॉफी वगैरह खूब सारी बाल्टी में बना के उसको पीते थे और एंजॉय करते थे कई चीजों को। तो एक बार किसी कैडेट ने कह दिया कि भाई तुम्हारी रेजिमेंट से हमारी रेजिमेंट ज्यादा आ गया, क्योंकि ये इको स्क्वाड्रन में था। तो अनुज को गुस्सा आ गया, अनुज ने उठा के कॉफी फेंक दी। उसने कहा कि ये तुझे पता है कि जो स्क्वाडर है वो हमारी मदर होती है, तो मदर में कोई भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि मदर ब्राउन है, काली है, गोरी है, अच्छी है, सुंदर है, नहीं सुंदर है। इस चीज को आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हारी स्क्वाडर या हमारी स्क्वाडर, स्क्वाडर हमारी मदर है एंड वी हैव टू टेक इट लाइक दिस। ये उसकी फीलिंग्स थी हमेशा। बहुत बढ़िया। उसको अपनी आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट थी। उसने आर्मी को कभी ये नहीं सोचा कि भाई मेरे ऊपर कोई बर्डर आ गया है तो मैंने क्यों कर लिया। उसने एक बार भी इस चीज को रिपेंट नहीं किया कि मैं क्यों फौज में चला गया। ही लव्ड हिज आर्मी। अच्छा, वो जब उनके बचपन से स्टार्ट करते हैं कि उनका बचपन कैसा था, वो कहाँ पैदा हुए थे आंटी? बचपन में तो दिल्ली में ही पैदा हुए थे, राणा नर्सिंग होम में पैदा हुए थे वो। एंड वही 3 साल की एज में जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे, तो फिर इनको आर्मी पब्लिक स्कूल में डाला था। तो वहीं पर इनकी मोस्टली स्कूलिंग वहीं पर ही होगी 12th तक। वहीं से इनको थोड़ा इंस्पायर हो गए आर्मी में जाने के लिए। बाकी बचपन में थोड़ा सा, शुरू में तो थोड़ा सा हमें लगता था कि स्लाइटली शाई है, पर जैसे जैसे बढ़ते गए तो ज्यादा ही बोल्ड हो गए। अच्छा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था आर्मी ज्वाइन करने का इनका? मेरे को लगता है कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो शायद आर्मी पब्लिक स्कूल ही था। अच्छा। वहीं पर मोस्टली आर्मी पब्लिक स्कूल में मोस्टली आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, पर हम लोग तो सिविलियंस थे। अनुज के ग्रैंडफादर थे आर्मी में, बट वो तो लॉन्ग बैक जैसे बॉय कंपनी में उन दिनों में भर्ती होती थी, उस टाइप से थे ना। तो एक्चुअली स्कूल से ही वो इंस्पायर हुआ था, वहीं से उसने फॉर्म भरा, वहीं से उसने अपने पापा से साइन करा के NDA का फॉर्म दे दिया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर गया। उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसको थोड़े दिन घर पे रहना पड़ा था, तो उसकी स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी। अच्छा। स्कूटर पे कहीं जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारा उसका एंकल फट गया था। अच्छा। तो उससे थाई से लेके फिर ग्राफ्टिंग की गई थी उसके,
तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये इसको थोड़े दिन स्कूल से रेस्ट कर, मतलब घर पे रेस्ट करे। उन दिनों में इसके पास एक एनडीए की किताब थी, ये उसी पीरियड में एनडीए की तैयारी इसने कर ली, 11th में था उस समय शायद, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एनडीए क्लियर कर गया। दूसरा स्कूल में उसको नेचुरली खेलने का तो था ही, वॉलीबॉल उसका फेवरेट गेम थी। अच्छा। एंड जितना हम सुनते हैं स्कूल के लोगों के लिए, जब ये किताब का जब किया तो हमने इसके कोर्समेट्स को घर पे इनवाइट किया था, अराउंड 25 पीपल उसकी क्लासमेट सब इस घर पे आए थे। एंड उन्होंने यही बताया था कि मोस्टली वो स्कूल की प्रेयर तो कभी अटेंड नहीं करता था, वो सीधा वॉलीबॉल फील्ड में ही होता था। अच्छा। स्पोर्ट्स उसकी फेवरेट थी अच्छा। एंड ज्यादा उसको मतलब वही था, सुबह सीधा अपना वहीं पर जाना है, और काफी सीरियसली लेता था अपनी स्पोर्ट्स को ना, वॉलीबॉल को वो बहुत सीरियसली लेता था। उसकी वजह से कई बार लड़ाइयाँ भी होती थी स्कूल में। अच्छा, कोई लड़ाई आपको याद है? कुछ शिकायतें आई इस टाइप की? शिकायतें हाँ आती थी कभी कभी। अच्छा। शिकायतें आती थी एक दो बार, जैसे वॉलीबॉल पेरेंट्स से आई है या टीचर से आई या प्रिंसिपल से आई? नहीं, एज सच तो ना तो प्रिंसिपल से आई ना टीचर से आई, और हमें खुद को ही पता चल जाता था क्योंकि अच्छा। इसका कजन आशीष भी वहां पर था। अच्छा। 6 मंथ्स इससे बड़ा था। जब स्कूल में लड़ाइयाँ होती थी तो फिर अरेंज करते हैं ना। सही बात है। वो पता चल जाता था, दिल्ली कल्चर है वो। हाँ नहीं, नॉर्मली मैं कोशिश करती थी, मैं लाइब्रेरी में थी तो आई यूज्ड टू से कि बेटे आप ना स्कूल के बाद आप मेरी लाइब्रेरी में आओ। मैं इनके लिए खाना लेके जाती थी और इनका अच्छे से मॉम वगैरह करके रखती थी ताकि ये खाना खा के फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आशीष को 3rd फ्लोर पे बिठाती थी पढ़ने के लिए, अनुज को 2nd फ्लोर पे, ताकि अलग अलग बैठ के पढ़ाई करेंगे। जब इवनिंग में मैंने देखा तो दोनों ही गायब थे। अच्छा। मैं कभी ऊपर जाऊं कभी नीचे जाऊं, मुझे उन दिनों में मोबाइल होते नहीं थे। तो मैंने अंकल को फोन किया लैंड नंबर में, मैंने कहा यार अनुज और आशीष दोनों ही नहीं है, दोनों गायब और मैं दोनों को ढूंढ रही हूँ। तो अंकल ने गाड़ी उठाई तो मेरी लाइब्रेरी आ गए, 5 बजे का टाइम था उस समय। तो अब हमें समझ ना आए कि हम क्या करें। हमने इनकी किताबें उठा ली, गाड़ी में रखी, और हम रोड साइड पे खड़े थे तो देखा दोनों जने सामने से आ रहे हैं। अच्छा। अपना चलते चलते, और ऐसे एकदम से देखा कि मम्मी पापा गाड़ी के पास खड़े वेट कर रहे हैं। बस हमने इनको गाड़ी में बिठाया, पर पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा। उस दिन के बाद मैंने कहा भाई बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर ये जो लाइब्रेरी में पढ़ना है ये तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। क्योंकि मैं तो तुम्हें ढूंढती रह जाऊंगी, मैं अपनी जॉब कब करूंगी। सही बात है। तो उसके बाद फिर नेचुरली थोड़ा सा समझ भी गए थे इन चीजों को, कि वो उन्होंने यही बताया कि आज वॉलीबॉल फील्ड में लड़ाई हुई थी, तो कुछ लोगों ने, लड़कों ने जैसे अनुज को पीटा था, तो फिर आशीष उसके साथ थोड़ा सा प्लान करते हैं ना कि अब नेक्स्ट क्या हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। आप खुद स्कूल में रहे होगे, आपको पता ही है कि बॉयज कैसे करते हैं। बट अदरवाइज ही वाज बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स का, वो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल होता था। वो किसी की भी चीज को अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले लेता था। अच्छा। जैसे एक बार उसका स्कूल में था तो बस में बैठ गया था बैग वगैरह लेके, तो उसने नीचे देखा कि उसके दोस्त को लोग पीट रहे हैं, कोई लड़ाई हो गई थी। तो उसने बैग तो बस में ही छोड़ दिया और खुद नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो लड़ाई को सुलझा लिया, बट बाय द टाइम जब लड़ाई सुलझी तो उसने देखा कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और बस भी निकल चुकी है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। 2 जने थे, 2 बच्चे थे। तो उसने ये नहीं किया कि मैं कहीं से प्रिंसिपल रूम से जाके अपने पापा को फोन कर दूं कि आप मेरे को नेचुरली लेने आओ या कुछ, मेरे पास तो ना पैसे हैं, मैं कैसे घर पहुंचूंगा। उसने पैदल चलना शुरू कर दिया, धौला कुआं से पैदल चलना शुरू किया, और शाम को 5 बजे जनकपुरी पहुंचे। अच्छा। जनकपुरी में थे। शाम को 5 बजे तक ये लोग जनकपुरी पहुंचे और हम लोग ऑफिस में थे, और मेरी मदर इन लॉ वगैरह ने हमें फोन किया तो हम लोग नहीं थे ऑफिस में, हम लोग किसी काम से गए होंगे। जब घर पहुंचे तो पता लगा कि अनुज जी आज 5 बजे घर आए हैं, आशीष पहुंच गया था। तो उन्होंने आशीष को पूछा भाई यार तू आ गया तो अनुज क्यों नहीं आया। तो वो कहता पता नहीं, वो तो नीचे उतर गया था किसी फ्रेंड को सेव करने के लिए, तो बस चल पड़ी। तो मैंने कहा तुमने बस क्यों नहीं रुकवाई। कहता इसने भी एक बार ऐसे ही किया था। बदला लिया है। तो बहुत अच्छी जोड़ी थी इनकी, 6 मंथ्स का गैप था, वो बड़ा था ये छोटा था। अच्छा। दोनों एक दूसरे के साथ जान छिड़कते थे ये बहुत। अच्छा, ये कौन सी क्लास की बात है?
आई थिंक फर्स्ट डे ऑफ 6th क्लास और 7th क्लास। 6th क्लास में? फर्स्ट डे हॉलीडेज के बाद स्कूल खुला ही था उस दिन, तो उसी दिन की बात थी ये। अच्छा आंटी, आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि अब ये आर्मी में जाने के लिए तैयार होने लगे हैं, या कुछ मतलब एनडीए के पहले हिंट्स दी थी उन्होंने? कुछ नहीं था, उसने टेस्ट दिया, हम्म। मैंने भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, अंकल ने भी नहीं किया, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। अच्छा। उसके बाद उसकी इंटरव्यू आनी थी और मेरिट में उसका 69 नंबर था। तो चांस की बात है कि मैंने मॉर्निंग अंकल को बोला कि अनुज की इंटरव्यू कॉल नहीं आई, देखिए काफी दिन हो गए इसका टेस्ट क्लियर हुए, पता नहीं कुछ डेस्टिनी ऐसी होती है कि अंकल ने क्या किया, वहीं से उस दिन सुबह ही आर्मी हेडक्वार्टर चले गए और वहां जाके पता किया कि भी अनुज की तो टेस्ट क्लियर था, तो इंटरव्यू कॉल नहीं आई है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो 3 बार कॉल भेजी है, अच्छा। आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया। वो लेटर के थ्रू आ रहा था? पता नहीं, लेटर के थ्रू, शायद लेटर बॉक्स से ही किसी बच्चों ने उड़ा लिया होगा, जो मस्तियां तो करते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा जी आज का दिन है आपके पास और ये लास्ट चांस है, तो आप इसको कल सुबह तक इलाहाबाद छोड़ दीजिए, इलाहाबाद इंटरव्यू। और अंकल ड्राइव करके लेके गए थे? नहीं, ड्राइव नहीं किया अंकल ने, बिल्कुल नहीं। अंकल ने मुझे फोन किया कि आप उठो, अब चल के इसको कुछ यूनिफॉर्म्स खरीद के देनी है उसके लिए। और रात को ये लोग बाई ट्रेन चले गए थे। अच्छा। बाई ट्रेन गए थे दोनों जने, कोई बुकिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। और सुबह जब इसको छोड़ा वहां पर, तो वहां पर आर्मी के स्टाफ लेने के लिए आया हुआ था इनको। अच्छा। स्टेशन पे। अच्छा। और जैसे ही अनुज गया तो अनुज ने पापा को हक किया एंड उसने कहा कि पापा आई विल मेक इट। तो अंकल कहते हैं अनुज की एक चीज थी, अनुज जब कहीं जाता था वो पीछे मुड़ के नहीं देखता था। अगर वो हक किया गया, फिर वो पीछे नहीं देखेगा कि माँ रो रही है या पापा परेशान हो रहे हैं या भाई कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। तो अंकल कहते हैं कि मैं उसी समय रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठ गया और मुझे यही लगा कि मैंने अपने बेटे को डेस्टिनी के हाथ में दे दिया। वो एक जो फीलिंग थी ना, वो हम लोग को बाद में भी काफी हर्ट करती है कि समझ नहीं आता कि वो क्या था। उसके बाद अंकल आए तो हम 2 दिन तक घर में नहीं रहे, हम लोग हरिद्वार चले गए थे शायद 1-2 दिन के लिए। हमें लगा कि अनुज के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद तो फिर वही रूटीन शुरू हो गए, जैसे अंकल कई बार अंकल स्पेशली जाते थे इसको मिलने के लिए पुणे एनडीए में। बॉम्बे का कोई ट्रिप होता था, नहीं भी होता था तो वो स्पेशली जाते थे, 15 मिनट के लिए छुट्टी मिलती थी कि मिलने के लिए। तो ये वहीं पर जाके इसका, जैसे मॉर्निंग की फ्लाइट गए इवनिंग वापस आ गए, इस टाइप से करते थे हम लोग। एंड एक बार ऐसे था कि इसकी कुछ दिन तक कोई लेटर नहीं आई थी, तो मुझे तो नहीं पता था कि इन चीज़ों में भी इनको पनिशमेंट और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने इनके एनडीए के ऑफिस में फ़ोन कर दिया एंड जिन्होंने भी उठाया मैंने उनको कहा कि सर ऐसे है कि अनुज की कोई लेटर नहीं आई, क्योंकि मोबाइल नहीं थे और लैंडलाइन पे भी ये ज़्यादा फ़ोन तो नहीं बच्चे कर। कितना टाइम हो गया था उनको एनडीए ज्वाइन करके? आई थिंक 2nd टर्म थी या 1st टर्म थी, मुझे इतना नहीं ध्यान। तो उन्होंने अनुज को बुला लिया ऑफिस में कि इनको एवरी वीक एक लेटर लिखनी होती थी अपने पेरेंट्स को, इसने नहीं लिखी होगी। तो उन्होंने, कर्नल साहब ने इसको बुला लिया और इसको कहा कि तुमने अपने घर में लेटर क्यों नहीं लिखी, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम डेली एक लेटर लिखोगे और इसमें ऑफिस में आके दिखाओगे। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अनुज एक ही लेटर को शायद रोज रोज वही दिखा देता था जाके कि मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ अपनी मदर को लेटर। और फिर मुझे फोन करके कहता है आपने मेरी वो करवा दी, आपने क्यों उनको कहा? मैंने कहा बेटा मेरे को क्या पता, तूने, तेरी लेटर नहीं आई थी और कोई फोन नहीं है हमारे पास, तो मैंने तो लैंड नंबर देख के तेरा खड़कवासला में फोन खटका दिया। तो कहता मुझे हर रोज जाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं भी जानती हूँ कि हर रोज तू जाके क्या करता होगा, तू वही एक लिफाफा उनको रोज रोज चेंज करके दिखाता होगा। तो वो मेरे को एक इंसिडेंट याद है इसका। एंड एक बार जब ये वायुस कोर्स कर रहा था तो एक इनके जो इंचार्ज थे, आई थिंक ब्रिगेडियर थे, वो मेरे को जानते थे किसी तरह से। मैंने इसको पूछा, मैं क्या अनुज वो ब्रिगेडियर अवस्थी है वहां पर, तो अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करूं, वो मेरे बॉस के सन इन लॉ है। कहते बिल्कुल नहीं करोगे आप किसी से बात, वो मेरे को रोज बुला लेगा, क्या फायदा आप कुछ नहीं करोगे, मैं अपने आप में हूँ, मैं अपना वाइस कोर्स कर रहा हूँ एंड मैं अल्फा लेके आऊंगा, ऐसे आप चिंता मत करो। तो छोड़ दिया फिर। सही किया। वो अपने को अपने आप संभालना जान गया था उस समय तक, उसको अपने आप को अच्छे से संभालता था।
मैम आपको कैसा लगता था जब वो एनडीए गए? आपको कैसा डर लगता था या प्राउड फील होता था? क्या आपकी कैसी फीलिंग्स थी? नहीं, एनडीए में जाने में प्राउड का तो शायद ज्यादा नहीं था, मुझे डर लगता था अच्छा। क्योंकि मुझे इसकी नेचर पता थी। एंड एज मदर 93 की बात है ये, और उन दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फोन्स की थी। हम लोग हैंडसेट को लेके हमेशा, मुझे यही लगता है कि 93 से लेके अभी 2025 हो गया, आई हैव नेवर स्लेप्ट फुल नाइट। मैं 93 में भी मुझे ऐसे ही डर लगता था कि हम सो रहे हैं, ये कहीं भटक रहा है, अंधेरे में भटक रहा है। मतलब मेरे मन में ये सब चीजें थोड़ी सी रहती थी। अभी चैन नहीं मिला, अल्टीमेट हो भी गया तो फिर चैन तो कहाँ लाइफ में मिलेगा। मुझे डर लगता था, मुझे सपने में भी हमेशा यही लगता था कि ये ऐसे जंगल में घूम रहा है, क्योंकि ये एनडीए की असाइनमेंट्स वगैरह तो ऐसे ही होती थी। ये कभी बताता भी नहीं था ये चीज़ें, तो मुझे किताब की इंटरव्यूज में बाद में पता लगा लोगों से कि किस टाइप की लाइफ थी वहाँ पर जी। और मेरे को वैसे कॉन्शियसली मैं इस चीज़ को इतना ले नहीं पाई थी। मना भी नहीं किया था, या तो हो ना कि मना किया हो, मैंने मना तो नहीं किया, मैंने ही तो उनको याद कराया कि आप उसकी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। जब वो जाने लगा था तो उस समय मैंने एक बार थोड़ा सा कहा था, मैंने कहा तेरी तो होटल मैनेजमेंट में भी हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में भी तेरा हो रखा है। और उसके पापा ने कहा अरे यार वहाँ पर होटल मैनेजमेंट में जाके क्या तूने शेफ बनना है। पापा का एटीट्यूड भी ऐसा ही था कि उनको लगता था कि मतलब आर्मी आर्मी तो आर्मी है। आर्मी तो आर्मी है, वो चीज़ उनमें थी। पर मैं अंदर से थोड़ा सा, पर फोर्सिबली मना नहीं किया मैंने, मैं कहूँ कि नहीं जाने दूंगी जैसे मदर्स करती हैं, वो सब तो नहीं किया। मेरी पूरी कंसेंट थी, हमारी पूरी फैमिली का कंसेंट था उसके साथ। तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हम बैठ के कोई ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं कि अनुज को भेजना है या नहीं भेजना। अच्छा। वो हमारे घर में कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस टाइप का? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिवली जो वो करना चाहा, या इवन करण भी, जो भी इसने करना चाहा उसमें कभी भी हम लोग नहीं इस तरह से कर रहे थे। आज की डेट में कभी फिर भी फील होता है कि अच्छा, जब वो उनकी सगाई की आपका रोका का जिक्र हुआ था, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कब वो आपने डिसीजन लिया था या अनुज ने नहीं, डिसीजन लिया अनुज था? की 98 में सगाई करी थी, 11 अप्रैल 1998 में। एंड 99 में सोचा था कि शादी कर देंगे, डेट डिसाइड हो चुकी थी 10 सितंबर, पर उसके बाद तो वह कारगिल ही पहुंच गया था। अच्छा। एंड हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, सारी कपड़े वपड़े जाने से पहले वो मेरे को अपनी ब्राइड ग्रूम की ड्रेस पहन के उसने दिखाई थी जी। मरून कलर में लाया था अपनी ड्रेस। एंड पूरी तैयारी थी कि गाड़ी वाड़ी लेके देनी है, क्योंकि मैं आज ये चाहती थी कि हमारे बच्चे जब जिंदगी को स्टार्ट करें तो उनके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए जी। तो गाड़ी लेके देनी है तो हम पहले खुद ही अरेंज कर देंगे इनको। वो सब चीज़ें माइंड में थी, पर कई चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कारगिल में है। ये पता ही नहीं था, हम बताया नहीं लोगों को था? पहले कारगिल नहीं, हमें नहीं बताया था। हमें इनके जो मेजर रितेश थे उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि आंटी मैं कश्मीर जा रहा हूँ, तो आप बताओ अनुज के लिए कुछ भेजना चाहते हो। अच्छा। मैंने कहा हाँ, अनुज ने कहा है कि मेरे को कुछ शर्ट्स चाहिए एंड बॉम्बे बॉयज एंड हुतू टू के कैसेट चाहिए। तो वो कहता आंटी वो तो वॉर में है। अच्छा। तो हमें तब तक नहीं पता था। उससे पहले एक फोन आया था, तो मैंने अनुज को कहा था, मैंने कहा अनुज एक ये न्यूज़पेपर में कारगिल कारगिल कुछ आता है, तो मुझे पता नहीं कि वो क्या है। कहता मैं वहां पर नहीं हूँ। अच्छा, ये कब की बातें हैं लगभग? वॉर से थोड़ा से दिन पहले की बात ही है। अच्छा। एक्चुअली वॉर तो 99 उसमें थी ना, हाँ। मई जून में। मई में स्टार्ट हुई थी। हाँ। अनुज 28 अप्रैल को ही तो यहाँ से गया था ना। अच्छा। तो फिर मई की बात है ये, समझ वो डायरेक्टली वहीं कारगिल चले गए थे और आपको बताया नहीं था? डायरेक्टली तो कश्मीर गए ना पहले। हाँ। वहां से उन्होंने कारगिल भेजा। अच्छा। 17 जाट वालों की रेजिमेंट वहां पर थी, तो उन्होंने हाँ। जैसे कारगिल भेजा तो कारगिल गए। चलो मुझे इतना ही पता है। उनके एक और कोई कैप्टन थे, कैप्टन अनुज झा थे,
वो भी गए थे, उनका भी फ़ोन आया था कि आंटी मैं जा रहा हूँ, कुछ बेचना है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसको एक बैग बना के खाने पीने का काफ़ी कुछ भेजा था उसको। हमें उस समय तक हमें पता था कि वॉर में है, तो हम लोग यही सोच रहे थे अरे वॉर में जाके वहाँ पर अनुज को ये सब चीज़ें मिलेंगी, बट बाय द टाइम वो पहुंचा तब तक अनुज जा चुका। फिर बाद में बांट दी चीज़ें जो भी थी उसको। जो उनकी पॉजिटिविटी थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, स्माइल थी, वो जो स्ट्रेंथ थी उनकी, वो कहाँ से आई थी? वो मतलब आपसे, अंकल से या किसी और से कहाँ से आई थी वो? पता नहीं यार, मेरे एक से तो बहुत नहीं आई मुस्कुराता होगी। सा चेहरा रहता था हाँ, हमेशा उनका, स्माइली ऑलवेज फेस। स्माइलिंग, और वो हमेशा कुछ करने की उसमें रहता था, और ऐसे लगता था कि उसके अंदर कुछ चलता था, उसकी आईज बड़ी शाइनिंग थी। अच्छा। मुझे ऐसे लगता था कि उसकी आईज में कुछ करना है और वो डिस्कस नहीं करेगा हम लोगों से। आप पे आई थी, मैंने अभी बताया था ना, वो आपकी भी पूरा ही मेरे शाइन हो पे था जाती है वैसे। जब अनुज का नाम लेते हैं। नहीं, पूरा ही मेरे पे था, पर ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करता था। नेगेटिविटी नहीं थी ना, हमारी फैमिली में नेगेटिविटी नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये थी। इतना कुछ हो गया पर कभी लगता नहीं था। कारगिल में भी मैं बहुत पाठ पूजा करती थी उन दिनों में, जब मुझे पता लग गया कि वॉर है, पर मेरे को ये लगता नहीं था कि ये हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये हुआ है तो उस दिन रात को ब्रिगेडियर गिल का फोन आया था। उनका बेटा अनुज का क्लास फेलो था एक्चुअली। जी। उन्होंने हमें, अदरवाइज वो ब्रिगेड मैनेज करे, वो हमें क्यों फोन करेंगे। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैम ऐसे है कि अनुज इज गोइंग फॉर ए सीरियस ऑपरेशन, आई हैव जस्ट सेड गुड लक टू हिम। तो मैंने कहा सर उनके पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ इतना ही पता था जी शूज होने चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए, ये सब चीजें। उन्होंने कहा हाँ हाँ आई हैव सीन, सब कुछ है। और वो एक दो दिन पहले वहां पर, उन्हीं दिनों में आई थिंक एक दो दिन पहले अपना इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तो हमारे घर में काफी लोग मैच देख रहे थे, अंकल भी देखते थे। तो सब लोगों को यही हो रहा था कि इंडिया जीते, पर मेरे को नहीं था। मैं यही कह रही थी कि इंडिया जीते या ना जीते, मुझे पता है कि अगर इंडिया जीतेगा तो बॉर्डर पे शेलिंग ज्यादा होगी और अनुज बॉर्डर पे है। मेरी फीलिंग एक डिफरेंट चल रही थी उसमें, माँ वाली फीलिंग। हाँ वो चल रही थी। और फिर नेक्स्ट डे तो वो नेचुरली सुबह सुबह वैसे ही हो गया उसका। एक हफ्ता पहले उसकी अपनी मासी से बात हुई थी, तो उसने कहा कि मैं कैसे काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर रहा हूँ, तो मम्मी को कहना मेरे को आज और कल में फ़ोन नहीं करेंगी, तो मतलब उसके बाद करेंगी। तो फ़ोन मिलते कहाँ थे, हम लोग कॉल लगा लगा के बैठे रहते थे। वो सैटेलाइट कॉल से कभी कॉल करते थे? एसटीडी होती थी ना, आईएसटी वगैरह होती थी, उसको कनेक्ट नहीं होती थी ब्रिगेड में। काफ़ी कोशिश करते थे, पर सिर्फ उसकी अपनी मासी से एक बार बात हुई, या टिमी से हुई थोड़ी सी बात। तो टिमी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि माँ कुछ नहीं है, अनुज को एक थोड़ा सा एरिया है 100 मीटर का, उसमें सब देखना है कि कोई मतलब बॉम्ब वगैरह ना माइंड्स में ना रहा हो या कुछ है। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो बचपन से ही सारी चीज़ें ढूंढ लेता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इतना नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कितनी सीरियसनेस है उसका, कहाँ पता चलता है ना। आंटी, ये क्वेश्चन ऐसा है, कोई ऐसी अधूरी बात रह गई जो आप शायद अनुज को कहना चाहते थे? नहीं, कहना क्या था, हम लोग तो तैयार थे उसकी शादी के लिए, तो अधूरा सबसे कुछ, सब कुछ ही अधूरा रह गया। बात की तो एक अलग चीज होती है ना। कभी ऐसा कुछ हुआ? 22 साल के बच्चे का यार कौन सोच सकता है कि उसको कुछ हो जाएगा तो मैं इससे क्या बात करूंगी, आपका ये सोच ही नहीं सकते। आपके माइंड में तो यही होता है ना कि सारी चीजें होगी, सिर्फ एक उसने जुत्ती खरीदनी थी शादी की, और बाकी तो सारा कुछ खरीदना पड़ा था। लड़की का भी सारा कुछ बना हुआ था, ज्वेलरी तक, कपड़े तक, सब कुछ बना हुआ था उसका भी, इसका भी, अनुज का भी। घर पेंट हो चुका था। और फिर अनुज वहां से हमें एक लेटर लिख रहा था कि मैं अपनी मून लाइट में आपको लेटर लिख रहा हूँ कि मुझे पता है कि हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी उन दिनों में। तो उसने कहा कि मुझे पता है कि आपने अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मनाई होगी, आई एम श्योर। तो मैं आऊँगा तो 28 अगस्त को मेरा बर्थडे भी मनाएंगे और आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, और उसके 10 दिन के बाद शादी थी। तो सारा कुछ ही अधूरा रह गया।
नहीं हो सकता ना। कभी वो आपके सपने में आते हैं? अभी कभी आए? कई बार आते हैं, कई बार बचपन की भी आते हैं। छोटा क्या कहते हैं वो? शॉट्स, बात का नहीं कुछ ध्यान रहता, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हिम्मत, कई बार हिम्मत ने मेरे साथ किताब लिखी है, वो मुझे हमेशा कहता आप अभी तक इतने परेशान रहते हो, अनुज तो दोबारा भी एनडीए में चला गया होगा। सही बात है। तो मैं कहती थी नहीं नहीं, तू मेरे बेटे को फिर से क्यों भेजेगा एनडीए में। और मैंने उसको एक आध बार देखा तो एनडीए में ही देखा तो है। अच्छा, जो आज के टाइम जो यूथ है या देशवासी हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बेटे मैं क्या दूंगी, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपने, आपके घर वालों ने रोना है, आप अगर जा रहे हो तो आप ये चीज सोच के जाओ कि देखिए फौज में सेपरेशन बहुत होती है जी। चाहे आपकी शादी हो जाती है तो भी सेपरेशन है, आपके अपने बच्चों से भी सेपरेशन रहती है, पेरेंट्स से भी सेपरेशन रहती है। तो दिल बड़े करके जाओ। आप जब घर को छोड़ रहे हो तो फिर आपका एक मकसद है, आप देश को सामने रख के जाओ। एंड देखो बिना जाए तो गुजारा नहीं है, ये तो है नहीं आप नहीं जाओगे वो नहीं जाएगा, कोई तो जाएगा कोई ना तो देश जाएगा। के लिए। जी। तो वो चीजें तो है ना, पर जाना है तो होल हार्टेडली जाना चाहिए, हाफ हार्टेडली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार सुना है लोग कहते हैं अरे वो तो वहां से वापस आ गए थे, ये है वो है, तो वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, बीच में छोड़ के आ जाते हैं बच्चे कई बार। आपको जाना है तो आपको घर वालों की पूरी सपोर्ट चाहिए होती है। अनुज ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि अनुज को ये पता था कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा यूनाइटेड है, पहली चीज जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली में, और पूरी उसको पूरी सपोर्ट है। अनुज को, मेरे को लगता है अनुज को वॉर लड़ने में शायद इस चीज में काफी ज्यादा ताकत मिली होगी। वो जब वॉर लड़ने जा रहे थे अपने ऑपरेशन पे, तो उन्होंने अपनी रिंग निकाल के अपने सीईओ के पास रख दी थी। क्या आपको इसके बारे में कुछ बताया? वो एक्चुअली इंटरनेट में काफी चीजें लिखी हुई हैं। एक्चुअली उसका रीजन यही था कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये रिंग किसी दुश्मन के हाथ में ना पड़ जाए। ये नहीं था कि उसको कि मैं जा रहा हूँ मैं वापस नहीं आऊंगा या कुछ। देखो अगर उसके माइंड में कुछ था तो मैं तो नहीं बता सकती, पर मोस्ट प्रोबेबली उसने इसीलिए दिया था कि जो रिंग किसी का, एक फोटो भी थी उसकी, तो जिस समय वो जा रहा था वो फोटो मिल नहीं रही थी, और वो उसके एक सोल्जर थे, उसका नाम मैं अब भूल रही हूँ, उसने छिपाई हुई थी फोटो, तो फिर उसने निकाल के दी, सर ये लो आप अब ये फोटो ढूंढ रहे हो। तो उसने वो चीजें जनरल बाबा के पास छोड़ दी थी, और उसका रीजन शायद यही था, मेरे को लगता है कि किसी दूसरे के हाथ में ये सब चीजें ना पड़े। और क्योंकि ये लोग जो भी, हमने जब किताब का किया था तो मैंने उनको, उस समय इनकी रेजिमेंट उरी में थी, तो मैंने अच्छा। इनके सीईओ थे तपन सर, मैंने उनको कहा कि सर ऐसे है कि मैं किताब लिख रही हूँ, तो अगर कोई जिन्होंने अनुज के मतलब साथ वॉर में थे जो लोग, अगर कोई दिल्ली में पोस्टेड है तो आप उनका मुझे नंबर दे दीजिए ताकि मेरे को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वॉर चैप्टर लिखना था मुझे। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से 4 लोगों को छुट्टी दी, और वो 4 लोगों ने यहाँ आकर कम से कम 20 लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा। जिसमें से 2-3 लोग तो ऐसे भी थे जिनकी पूरा पूरा कटा हुआ था और स्टिचेस लगे हुए थे बॉडी पे, वो रिटायर हो चुके हैं। और बाकी कुछ फौजी लोग थे यहाँ पर, काफी लोग आए थे हमारे घर पे प्रॉपर तो उन्होंने इसी वॉल पे ड्रॉ करके हमें बताया था कि वो वॉर किस टाइप की थी, कहाँ पर अनुज थे, कैसे वो सारा जो भी था सामान वगैरह लेके गए। तो उन्होंने पूछा भी कि सर आपने तो इतना सामान हमें पकड़ा दिया, आप क्या लोगे? तो उसके सोल्जर कह रहे थे सर तो मिसाइल पकड़ेंगे। अच्छा। तो उसके जो उनके जूनियर्स हैं उनको बहुत फेथ था अनुज में। और उस समय एक ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे लगता है कि जो भी उस समय इसके हाथ में तो 3 कमांड थी, 3 प्लेटून थी इसके पास। अच्छा। क्योंकि जो मेजर रितेश थे वो थोड़े से हर्ट हो गए थे, तो इसने उनको कहा कि अगर सर आपने इवैक्यूएट होना तो हो जाइए, क्योंकि ऊपर से उठा के लाना तो मुश्किल होगा ना। काफी सारी डेथ्स हो चुकी थी वहां पर, तो इन्होंने वो इवैक्यूएट हो गए। फिर कमांड अनुज के हाथ में आ गई। अब खुद सोचो एक 23 साल का बच्चा है जिसके पीछे पता नहीं कितने लोग हैं, जाट भगवान जाट बलवान के नारे लगा रहे हैं, तो उसका मॉरल तो बूस्ट होगा ना। बिल्कुल। वो फिर वो रुक नहीं सकता इंसान।
क्योंकि जब 3 बंकर ले लिए थे तो वो आराम से बैठे हुए थे चौथे बंकर पे, तो वो यही सोच रहे थे मैं बाहर जाके देखता हूँ। तो उसने अपने जो भी उनका सोल्जर था उसको पूछा था कि यार कुछ खाने के लिए है, मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा यार ये फ्रोजन पूरियां हैं। कहता मैं तो फ्रोजन पूरियां नहीं खाता। तो फिर उन्होंने ये भी बताया था कि पहले अनाउंसमेंट हो गई थी कि खाना आ गया, खाना आ गया। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास जो सूखा खाना था इन्होंने फिर वो रोटियां फेंक दी कि अब ताजा खाना आ गया तो हमें मिल जाएगा। पर ताजा खाना नहीं मिल पाया था। और फिर ये एक दिन वेट करते रहे कि कैसे अंधेरा होएगा, फिर वही रोटियां जाके वहां पर लानी ढूंढी। पड़ेंगी और हाँ खानी हाँ पड़ेंगी। बिल्कुल, वहीं जाके उन्होंने वही रोटियां ढूंढी और उन्हीं रोटियों को कूट के पानी में या दूध में या चीनी में पता नहीं कैसे मिला के, और कहते खूब हंसे और खाए। हाँ, और फिर उनके किसी उसने कहा था सोल्जर ने, साहब मेरे पास कुछ बिस्किट है, अगर आपने खाना है तो खा लो। उसके बाद बस बाहर निकला था 4th बंकर के लिए, उसी समय आरपीजी ने हिट कर दिया। अच्छा, ये जो इंस्टेंट डेथ थी, जो उसको कोई, मैं कई बार मतलब रिटेलिएट करती हूँ इन चीजों को। कोई कहता है यहाँ गोली लगी थी, वहां गोली लगी थी। मैंने कहा मैंने जीवन काट दिया इसी उसमें कि अनुज को कोई चोट नहीं लगी थी। अनुज बिल्कुल हेल्दी था, बाहर गया, उसकी इंस्टेंट डेथ थी। यहाँ पर आरपीजी ने हिट किया नेक पे। तो मैं करेक्ट करती हूँ लोगों को। एज मदर आई डोंट लाइक सर्टेन थिंग्स। आपने मुझे एक चीज बताई थी कि जो उनके जवान थे वो जाट थे ज्यादातर। हाँ, तो उनके साथ कोप अप करने के लिए उनको बिल्कुल वो खाना अपना जवानों के साथ खाता था। हाँ। और वो लोग जो उनका जो खाना होता है वो थोड़ा मसाले वाला होता है ना, तो देसी घी। देसी। हमारे घर में भी एक जवान, उसका सबकी डेथ हो गई थी साथ में, वो घर में भी घी लेके आया था जी। बटर या घी कुछ। तो मैंने कहा यार, मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा ले लिया, मैंने कहा ये तुम अपने सांप को खिलाना। तो वो कहता है अगर मैं, मतलब मेरी जाट रेजिमेंट है, अगर मैं पीछे रह जाऊंगा तो वो कहेंगे सर क्या हो गया। कहता मुझे अपने आप को उनसे ज्यादा पावरफुल बनाना होता है, बनाना पड़ेगा। चाहे उसको अच्छा लगे ना लगे, वो घी भी सब पी जाता होगा कि मेरे को पूरी पावर इकट्ठी करनी है अपनी बॉडी। वैसे भी उसको अपनी बॉडी को बनाने का शौक तो था ही, दिखाता था कि मेरे 6 एब्स हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल बताता था। तो मैं कहती थी आशीष के भी हैं, कहता नहीं आशीष तो जिम में जाता है ना, मेरे तो ऐसे है अपना भाग भाग के। कह के जाता था मैं 3 मिनट के अंदर, अपने दादी का घर था C3 में, मैं 3 मिनट में पहुंचूंगा वहां पर। उसके कदम इतने ऊंचे थे, तब ये अपनी मैराथन रेस में उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं, तो उसका कुछ अलग ही था। कुछ करने की ताकत थी उसमें, जज्बा होता है ना, जो जज्बा था। बिल्कुल आंटी। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा आंटी, आपको ये खबर उनकी शहादत की कैसे लगी थी? हमें एक्चुअली सुबह हमारा ना डॉग गुम हो गया था। तो मैं अंकल से कहती जा रही थी कि देखो आपने अभी तक इसकी जैन का भी वो नहीं किया लोन, और नोटी भी गुम हो गया है। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि अनुज को कुछ हो जाए। तो थोड़ी देर में ये आए तो नोटी मिल गया था, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। और फिर 9:45 बजे के करीब मैं ऑफिस जाने लगी थी, तो अंकल ने चाबी उठाई, मेरे को ड्रॉप करने जाते थे वो। उसी समय लैंडलाइन बजी थी, तो वहाँ पर अंकल ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने जब न्यूज़ दी तो अंकल ने कहा क्या क्या कुछ ऐसे कहा, डिड ही डाई फाइटिंग, पूरा ध्यान नहीं है, बट अंकल एकदम से ब्लैंक हो गए थे। तो हमने उनको ऐसे पकड़ा, उनको मैं क्या हुआ क्या हुआ। तो आई थिंक जब तक भी वो जिंदा रहे हैं, वो जो 1-1.5 मिनट का जो फ्लैश था ना, वो उनको कभी याद नहीं आया कि उस समय क्या हुआ था। एकदम ब्लैंक हो गए। ब्लैंक हो गया। उसके बाद तो फिर घर में सारी गवर्नमेंट ही घर में पहुंच जाती है ना, सारी बीजेपी गवर्नमेंट थी। ये तो सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, जगदीश मुखी, इवन सोनिया गांधी, बहुत लोग हमारे घर में इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने उन सबको बोल दिया था कि पहले जाके आप पता लगाओ कि ये जो इतने इंट्रूडर्स यहाँ पर आए हैं वो कैसे आए हैं, फिर मेरे पास आना कंडोलेंस के लिए। इस समय मेरा दिमाग तो घूम चुका था। तो सबको नमस्ते कर दी थी हम लोगों ने। फिर शाम को जगदीश मुखी आए थे, तो उन्होंने अंकल को कहा सर मैं तो खुद प्रोफेसर हूँ, आप भी विजिटिंग प्रोफेसर हो, तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो वो आए थे। बाद में सोनिया गांधी आई थी। तो वो लोग, इन लोगों के आने से ये होता था कि पूरे फ्लैट्स में जैसे कैंट बना देते हैं ना, एक एक
हाथ पकड़ के सब, और उसके बीच में से ये लोग निकल के आएंगे। इनको अपनी सेफ्टी इतनी ज्यादा चाहिए थी, बहुत जरूरी थी इन लोगों के लिए अपनी तो फिर सेफ्टी। जो हम लोगों के बच्चे गए थे, सोचो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स खंगाला जाता था कि कहीं कोई कोई बॉम्ब ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो कि इनमें से किसी को चोट लग जाए। तो सोचो जो फौजी जाते हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, उनके लिए तुमने क्या किया। इतनी सारी मेरे हिसाब से तो ये वॉर होनी नहीं चाहिए थी। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। अगर ऐसी बात थी, आप खुद सोचो, 2000 इंट्रूडर्स थे, जी। ठीक है, जिसमें से शायद 1000 के करीब को मार दिया गया था। 1000 को मारने में हमारे 527 बच्चे वेल एजुकेटेड मारे गए, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी तो शायद इसीलिए की थी कि देश की रक्षा करनी है। तो फिर बाकी को सेफ पैसेज किस लिए दे दिया इन्होंने? सही बात है। हर समय सेफ पैसेज क्यों देते हैं? 71 वॉर में 98,000 सोल्जर्स थे, कैप्चर्ड थे, क्यों उनको वापस छोड़ दिया? 93,000 के सोल्जर्स थे पूरे। 93,000। हाँ। आप सोचो IC-814 कंधार में जो हुआ था जी। उसके लिए उन्होंने 5 टेररिस्ट की डिमांड की थी, इन्होंने छोड़े? क्यों छोड़े? उस समय इन्होंने सिविलियंस को सेव किया। 186 सिविलियन थे उस फ्लाइट में, सिर्फ रुपिन कटियाल की डेथ हुई थी। अगर उस समय इन्होंने सिविलियन को बचा लिया था तो अब पहलगाम में क्या हुआ? बचा लिया सिविलियंस को जी। वो भी तो किसी के बच्चे गए हैं ना। तो देखो, फौज और सिविल जब तक कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे ना, तब तक ये देश नहीं सुधर सकता। जी। अगर हम सोचे कि हम तो सिविलियन है जी, हम तो अपने घर में सेफ है, तो कोई तो मरेगा ना। बिल्कुल। फौज को तो सिविलियन की भी सपोर्ट चाहिए ना। हमेशा खाली फौजी थोड़ी मरते जाएंगे। अब कितना गलत हुआ ये जो पहलगाम का हुआ, मतलब हार्ट क्राई कर, वो सिचुएशन है हम लोगों की। अच्छा थोड़ी लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे बेचारे फैमिली वाले और वाइफ्स के सामने हस्बैंड्स को मार दिया। तुमने किस लिए टेररिस्ट छोड़े थे? जी। वही टेररिस्ट जो उस समय जसवंत सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे वो छोड़ के आए थे, उन्हीं का ये करा धरा है सब कुछ। जी। जब ये सारे स्टेप्स तो गवर्नमेंट लेती है ना, कोई आर्मी और हम लोग थोड़ी लेते हैं। वही नेशनल इंटरेस्ट को देख के करते हैं सारी चीजें। बिल्कुल। ये चीज तो सोचने की है ना। मैं कितनी बार ट्वीट करती हूँ इस चीज के लिए, मुझे तो कभी आंसर नहीं मिला कि क्यों इतना कुछ छोड़ा गया। अरे जब कारगिल हो गया तो कारगिल को कंप्लीटली खत्म करो, फिर 2000 को ही खत्म करो। सेफ पैसेज देने का क्या मतलब होता है? 527 का 10-15 और मर जाते ना फौजी, यही होता। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना था। यस। तुमने उनको 1000 का 800-900 थे, उनको सेफ पैसेज दे दिया कि जाओ जी दूसरी यहां से निकल जाओ और कहीं भी जाके कुछ भी करो। तो वो वापस आपके ऊपर ही कर रहे हैं। चक्कर तो ये है ना। अब हम तो देखो सिविलियन है, हमारी जितनी समझ है मैं तो उसके हिसाब से बात करती हूँ। आपने आंटी जब अनुज के जाने के बाद आपने कोई ट्रस्ट या कोई मेमोरियल कोई चीज उनके लिए बनाना या गवर्नमेंट ने कुछ बनाया? गवर्नमेंट ने हमें पेट्रोल पंप दे दिया था जी। तो हम लोग उस पेट्रोल पंप भी हमें देखिए, हम लोग जनकपुरी में रहते थे, अगर हमें जनकपुरी में पेट्रोल पंप मिलता तो हम वहां से उखड़ते नहीं। जी। आज हम कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल से अपना घर वहां छोड़ दिया, यहाँ रह रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पंप की देख रेख के लिए कि भी ठीक है अनुज की लीगेसी है, उसको अच्छे से चलाने को मेरा भी मन करता है कि जब तक मेरा जीवन है मैं उसको अच्छे से चलाऊं, उसके बाद मेरा बेटा देख लेगा। तो वो चीजें तो है ना। तो अब आप पेट्रोल पंप मैनेज करते हैं उनका? मैं पेट्रोल पंप मैनेज करती हूँ, कम्प्लीटली मैनेज कर रही हूँ मैं। इस पे एक मूवी भी बनी थी आंटी, धूप नाम से, आपके स्ट्रगल का। ये वो एक्चुअली वही थी ना, ये नया नया पेट्रोल पंप मिला था उस समय। हमारे पास ना तो पानी था ना इलेक्ट्रिसिटी थी, हम लोग डीजल के ऊपर जनरेटर के ऊपर पेट्रोल पंप को चलाते थे। जी। तो उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइसेंस वगैरह लेना डिफिकल्ट था, तो उस वजह से वो धूप पिक्चर बन गई। वो उस समय की बात थी। इस समय पंप हमारा काफी अच्छा सेटल्ड है, IOCL की पूरी सपोर्ट है। एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या इस समय तो ऑटोमेशन है, फुली ऑटोमेटेड है पंप इस समय। एंड मैं इजीली टच वुड उसको मैनेज कर पा रही हूँ। जी।
अभी चीजें ठीक चल रही हैं अब तो। अच्छा, जिक्र करते हैं अब टाइगर ऑफ द्रास के बारे में। हाँ, तो टाइगर ऑफ द्रास। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस बुक के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनुज की जब शहादत हुई थी तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया था कि इसको टाइगर ऑफ द्रास बोलते थे वहां पर। अच्छा। तो वहां से हमारे दिमाग में चल रहा था कि अनुज, उसकी एक कटिंग भी है कि टाइगर ऑफ द्रास। तो 2017 में एक राष्ट्रीय राइडर करके ग्रुप आया था यहाँ पर, वो जयपुर का ग्रुप था। उन्होंने कहा था कि मैम हम आपको मिलना चाहते हैं। अराउंड 15-16 बॉयज थे। एंड 2017 2 अक्टूबर वो लोग रात को 12 बजे आए थे। अच्छा, रात को 12 बजे? हाँ, 12 बजे आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी राइड की थी। वो पठानकोट गए थे एंड पालमपुर गए थे, विक्रम बत्रा वगैरह सबके जाके सबसे लास्ट में वो मेरे पास आए थे। एंड हमारे यहाँ डिनर हुआ था प्रॉपर। एंड वो एक कुछ वो लाए भी थे, कोई पोएम वगैरह लिख के भी लाए थे, तो उसका फ्रेम टूटा हुआ था। तो उस दिन रात को उन्होंने मुझे कहा था कि मैम बहुत लेट हो गया तो हम नहीं आते, हम कल सुबह आ जाएंगे। मैंने कहा बेटे 15 लड़कों का खाना मेरे घर में रेडी है, तो मैं अकेले रहती हूँ, तो आप लोग आ जाओ, चाहे 12 बजे या चाहे 1 बजे। ये लोग आए, एक्चुअली अपना डिनर वगैरह हुआ। उसके बाद ये वो फिर दोबारा से देने आए, जो फ्रेम टूट गया था। तो हिम्मत ने मुझे कहा कि उस समय तो मैम बोलता था, अभी तो मानी बोलता है। अच्छा। तो कहता मैम आप अनुज की कुछ चिट्ठियां दे दीजिए, हम उसको पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने इनको कुछ चिट्ठियां व्हाट्सएप कर दी। उसने मुझे कहा कि इसमें अनुज के जो लेटर्स हैं उसके हिसाब से अनुज का फेम बहुत होना चाहिए, जो ज्यादा लोग नहीं जानते। बिल्कुल। तो आपको कैसे लगेगा अगर हम एक किताब लिखें? तो मैं खुद लाइब्रेरी बैकग्राउंड से थी, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। मैंने तो नेक्स्ट डे से अपना डेस्कटॉप पे शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे फिर एक चीज फील होनी शुरू हो गई थी कि अनुज को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। बिल्कुल। इवन करण भी नहीं जानता, करण का उसका 4.5 साल का डिफरेंस था। मुझे तो ऐसा लगता है शक्ल भी आप पे ही गई थी उनकी। शक्ल भी मेरे से, नेचर भी मेरे से थी। हाँ। पता नहीं, ऑनेस्टी ज्यादा ही सीख गया था वो, जिसकी वजह से शायद ये सब चीजें हो गई। तो हम लोग किताब लिखना शुरू हो गए थे एंड इट टुक अस 5 years। तो किताब में ऐसा था कि अनुज का बचपन, अनुज की स्कूलिंग एंड अनुज का NDA, IMA, ये सब चीजें तो मैं लिख गई थी। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने खुद फील किया हुआ था। प्रॉब्लम आई थी वॉर चैप्टर में जी। वॉर चैप्टर किस तरह से कारगिल वॉर लड़ा गया था, उसके लिए मेरा दिल था कि प्रैक्टिकली कुछ किया जाए। मैंने सोल्जर्स को वहां से, मतलब इनको कहा था उरी में 17 जाट को कि आप हमारे कुछ भी जो आपके पास सोल्जर्स हैं जिन्होंने अनुज के साथ वॉर लड़ी है, हम उनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफी लोग आए थे, इंटरव्यू की, काफी पता भी चल गया। मगर फिर भी हिम्मत और करण, शिवादित्य मोदी, ये टीम थी 3-4 लड़कों के, उन्होंने कहा कि हमें अभी भी उरी जाना है, उरी जाके रेजिमेंट में जाके रहना है और वहां से जाके एक्चुअल पता करना है। तो ये लोग फिर उरी गए, 4 दिन वहां पर रहे अनुज की रेजिमेंट में और पिंपल 2 तक जाने की कोशिश की। और ये जो डिब्बा इधर एक पड़ा हुआ है, एक स्टोन पड़ा है, ये अब उठा के लाए थे 2018 में। तब जाके इनको एक्चुअली वॉर का पता लगा कि किस तरह से, क्योंकि पिंपल 2 पूरा ऊपर नहीं जा पाए थे ये लोग। अच्छा। तो उतना दम नहीं था, क्योंकि जो अनुज के जो एक है मान सिंह जी हैं, हमारे घर भी आए थे, उन्होंने, वो तो चढ़ गए एकदम से पिंपल 2 तक और उन्होंने इनको सारा बताया कि कहाँ पर अनुज थे और कैसे वॉर का हुआ था। तो तब फिर हमने वॉर चैप्टर को कंप्लीट किया था एंड 2022 में जाके इस किताब की, इंग्लिश वाले की, इसकी हम लोगों ने लॉन्चिंग की थी। अच्छा। तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है? हिंदी में दिसंबर में की थी। फिर हिंदी में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सब लोगों ने कह दिया हमें हिंदी नहीं आती। तो करण को लगा कि मेरी माँ परेशान हो रही है, तो करण करने लगा, माँ हिंदी की ट्रांसलेशन कंप्यूटराइज तो कर दिया उन्होंने, तो आप ऐसे करो किताब की रिकॉर्डिंग कर दो और मैं इसका फ्लो चेक कर लूंगा। हिंदी में, हिंदी के वर्ड टोटली अगर इंग्लिश को हिंदी में करते हैं तो उसमें काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। सही बात। मैं क्या करती थी, इंटरनेट में उसके सिनोनिमस देख के थोड़ा हल्का फुल्का करके कॉमन पब्लिक, हमारे सोल्जर्स पढ़ सके। इसको जो हिंदी वाली किताब का मेरा एक ही रीजन था कि सोल्जर्स को इंग्लिश नहीं आती, तो वो हिंदी अच्छे से पढ़ सके। तो ये फिर दिसंबर में इसको लॉन्च तो क्या, हमने निकाल दिया बस। तो इसके बारे में फिर क्या फीडबैक आया आपको? उनके जवानों ने भी पढ़ी होगी जो साथ में थे?
हाँ हाँ, जवानों ने पढ़ी। ये पहले तो बेस्ट सेलर में चल रही थी अच्छा। जब किताब, तो नहीं, काफी बेस्ट सेलर गिफ्ट तो भी बनने की। लायक चीज है। हाँ, गिफ्ट भी की काफी हम्म। लोगों को। जवानों को तो अनुज ही पता था ना। हम्म। ये चीजें तो एक अलग थी ना, कि किस तरह से अनुज सिलेक्ट हुआ, किस तरह से ये सब कुछ हुआ। जवान तो अनुज को अच्छे से खूब जानते थे, बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करते थे, अभी भी, अभी भी। अच्छा, इंडियन आर्मी आपको कैसा सपोर्ट करती है अभी? इंडियन आर्मी पूरी सपोर्ट है। पूरी इस सपोर्ट करती समय है? आशीष सर है, आशीष अग्रोटा सर हैं, वो भी मेरे पास आ चुके हैं। अभी एक हफ्ता पहले अनुज के जो फर्स्ट सीओ थे हम्म। कर्नल अरुण कुमार, वो विद फैमिली आए थे। एंड टाइम टू टाइम जो भी रेजिमेंटल हेड होता है, कुछ काफी अच्छा चलता है मेरा उनके साथ। उनकी बेटी भी आई थी, आप उनकी बता रहे बेटी थे। भी आई थी, बेटी की बेटी भी आई थी। वो अच्छा। अपनी बेटी को भी बता रही थी कि मैं इतनी छोटी थी जब अनुज की फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, तो मैं उनकी बाइक के ऊपर राइड लेती थी। तो उस टाइप से इनका था। बाकी तो रेजिमेंट से पूरी सपोर्ट है, क्योंकि अभी हम लोग दिवाली और अनुज का बर्थडे, कोशिश होती है कि वहां पर मिठाई वगैरह सब अच्छा। वो लोग खुद से भी करते हैं। अनुज को काफी ज्यादा बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं, नहीं बहुत ज्यादा। मैं तो एक ही बार गई थी रेजिमेंट, जब ये यहाँ पर थे अलवर के पास, तब गई थी। तो ये किताब लॉन्च का उनको इनविटेशन देने, अदरवाइज तो नहीं गए। अब तो शिलोंग में है, इनविटेशन है, जाओ आप मिलके आओ। जरूर जाएंगे। ओपन इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन। मुझे कह रहे हैं कि आंटी को आना है, मैं क्या देखते हैं। बहुत सही है। अच्छा आंटी, द मिलिटेरियंस हमारे चैनल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? डांट लगाना चाहेंगे? नहीं, कोई डांट नहीं। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आई जस्ट वांट टू विश यू सक्सेस, क्योंकि ये चीजें देखो, इसमें आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, मगर ये है कि आप अपने दिल से कर रहे हो, तो ये है कि दैट इज द अटैचमेंट। चाहे वो आपके मन में कुछ तो आया ही होगा ना, बिल्कुल। जो आप करने निकले हो। यहाँ आपको ना तो कोई लाखों मिल रहे हैं, ना हम कुछ दे रहे हैं, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपके दिल का जो पैशन है, आप उसको कंप्लीट करो, भगवान आपको सक्सेस देगा मेरे हिसाब से तो। एंड मैं चाहूंगी कि हम लोग तो नोन हो चुके हैं, जो लोग अननोन लोग हैं, आप उनको लाइमलाइट में लाओ। बिल्कुल, यही इस चैनल का फोकस है आंटी। वो करो आप। जैसे एक इस समय आई थिंक कर्नल विभू शंकर हैं, वो अनुज के ही कोर्समेट थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने सिर्फ इसीलिए रिटायरमेंट लिया, वो कहते हैं कि जो सोल्जर्स हैं उनको अपने राइट्स नहीं पता, जब डेथ भी हो जाती है तो उनकी फैमिलीज को कुछ नहीं पता होता कई बार। तो उन्होंने इसीलिए मतलब एक जैसे बॉन्डिंग करने के लिए, कि किसी को कोई जरूरत है उसको सजेस्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और उन्होंने अपना एक एनजीओ चलाया, मैं आपको उसका बता दूंगी। आप उसका नाम भी बताइएगा, उनकी डिटेल्स भी। कई बार आपने देखा होगा जी, केबीसी में भी एज एक्सपर्ट आते हैं। शेयर कीजिएगा, मैं उनका जरूर नाम और नंबर मेंशन करेंगे, ताकि किसी की हेल्प हो सके उससे। मतलब सोल्जर्स की मेरे को लगता है कि काफी चीजें हैं कि उनको अपने रूल्स भी नहीं पता होते, और उनको अपने राइट्स भी नहीं पता होते। सही बात है। उनकी राइट्स की अवेयरनेस के लिए आप लोग अगर कुछ करोगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे आंटी। हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो अननोन फेसेस हैं, अनसंग हीरोज हैं इंडिया के, उनको हम कवर करें, और इस चैनल से जो भी अर्निंग हो उसको हम कंप्लीटली डोनेट करें उन फैमिलीज को जिनको एक्चुअली जरूरत है। उन फैमिलीज को देखो, एक्चुअली ना मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट, मेरे को लगता है फाइनेंशियल सपोर्ट तो काफी अच्छी कर देती है जी। मेरे को ये लगता है जी। ये हमें जो उस समय कहा था उसके हिसाब से उन्होंने हमें पेट्रोल पंप दे दिया, एक लीकेसी हो गई अनुज की। और नेचुरली हमारा टाइम भी देखो रिटायरमेंट का, हम लोग इस समय मैं काम कर रही हूँ, और आजकल वैसे नहीं देते तो कैश तो काफी ये लोग करते हैं, वैसे गवर्नमेंट काफी लोग आगे आते हैं इस चीज में। बट स्टिल आप करना चाहते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। देखो उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है। बिल्कुल। तो राइट्स के लिए तो कोशिश यही होती है ना, कि अगर वाइफ्स को कुछ मिलता है तो पेरेंट्स को नहीं मिलता, पेरेंट्स का होता है तो वाइफ्स को नहीं होता। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट रहे। जो मेरी नॉलेज कहती है वो ये कहती है आंटी के कई बार ना ऐसे केसेस होते हैं जो माँ बाप ऐसे ही रह जाते हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें काम होना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को इसकी पॉलिसी बनानी चाहिए कि किस टाइप से
इसको, क्योंकि देखिए जो सोल्जर्स हैं 20-22 साल की एज में होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती कि विल में क्या भरना है जी। उनको जो नेक्स्ट अच्छा लगता है, चाहे मॉम लगे, चाहे डैड लगे, चाहे वाइफ लगे, वो एक चीज भर के, उनको तो पता नहीं कि कल उनको गोली लग जाएगी, और ये विल ही उनके जो भी उनको बेनिफिट्स आने हैं उस विल के अकॉर्डिंग आने हैं। उस समय इतनी समझ नहीं होती 22-23 साल के बच्चे जी। तो ये गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि पेरेंट्स भी नेचुरली, उनको भी कुछ हेल्प मिले, एंड नेचुरली वाइफ एंड बच्चों को तो मिलनी ही चाहिए। कहीं तो वुंडेड सोल्जर्स भी होते हैं हाँ, आंटी, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है कई बार। बिल्कुल उतना वो चीजें देखो, ये चीजें तो पॉलिसी की है ना, तो जी। ये गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। काफी बार आपने, अगर आप इंटरव्यूज ले रहे हो तो आपको भी काफी पता ही, बिल्कुल, काफी फैमिलीज इस चीज को उठाते हैं। बिल्कुल इस चीज को थोड़ा सा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आंटी कोई एक चीज मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के कोई एक ऐसी चीज बताना जो किसी को नहीं पता आज तक, जो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आपको और अनुज को पता थी। अनुज शैतान बहुत था उसके अलावा इसका गुस्सा भी थोड़ा तेज था। अच्छा। तो एक बार मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछा, एक तो पढ़ने में बहुत होशियार था। अच्छा। एंड मैं इस नैयर फैमिली में मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि चाहे अनुज हो, चाहे करण हो, चाहे अंकल थे, अरे किसी चीज का भी पूछो इनके पास आंसर होता था। अच्छा। और अनुज जब 9th-10th में था तो इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता था। इंसाइक्लोपीडिया मैंने अंकल को गिफ्ट किया था जब हमारा घर बना, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। आजकल तो जरूरत नहीं है ना, सारा कुछ इंटरनेट पे गूगल हो गया, तो वहीं पर उनकी पर्चियां लगाई होती थी उसने, स्लिप्स, तो नॉलेज तो उसको काफी थी। तो वो चीजें अनुज की थी। और दूसरी चीज ये थी कि जब इसका एंगर ज्यादा था और स्कूल की शैतानियां ज्यादा थी, तो मैंने एक बार एक एस्ट्रोलॉजर को पूछा था। अच्छा। कि भाई मैं अपने बच्चे को लाइन पे कैसे लाऊं क्योंकि ट्यूशन पे जाना है, अगर ट्यूशन पसंद है तो अच्छे से पढ़ेंगे। अगर टीचर ने थोड़ा सा, जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ, चलो एक बात शायद मैं आपको वही शेयर कर देते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो ये कुछ टाइम तक फिजिक्स की क्लास में नहीं गया, कोचिंग थी वो, आशीष और ये दोनों जाते थे। तो इस भाई ने क्या करना, शाम को अपना बैग उठाना, स्कूटर इनके पास था, 16-17 साल की एज थी, तो दोनों जने फिजिक्स की क्लास के लिए जाते थे। मुझे पता नहीं कहाँ से डाउट हो गया कि ये जाते नहीं है। अच्छा, बंक मारते थे हाँ। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा पति लगता है कि ये ना फिजिक्स की क्लास में नहीं जाता है। अंकल एक दिन आए तो कहते जरा देख के आता हूँ। तो जब अंकल गए क्लास में देखने के लिए, तो ये क्लास के बाहर स्कूटर के ऊपर दोनों बैठ के गप्पे मार रहे थे। अच्छा। तो अंकल देख के वापस आ गए, उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा, वापस आ गए। तो अनुज जब घर आया तो मुझे आते ही, उसकी एक आदत थी, 3-4 गिलास दूध बना दो, भूख लगी है, क्योंकि उसके पास ज्यादा खाने का टाइम नहीं होता था। उसको होता था लिक्विड लो, अपना चढ़ाओ, हो गया काम। तो मैं इसके पास जाके बैठ गई। मैंने इसको कहा, अनुज पापा गए थे और तू और आशीष दोनों बैठ के बाइक के ऊपर बातें कर रहे थे, तू क्लास में नहीं गया। कहते आपको पता भी है मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को कोई चीज नहीं समझ आई, मैंने उस टीचर से पूछा तो वो है अगर हंसने लग गया तो मैं नहीं गया, मैं नहीं टॉलरेट कर सकता। तो क्या करोगे बताओ। सही बात है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक वो जुड़वा मोती की रिंग होती है, वो पहना दो, उससे इसका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। तो मेरे को मना तो नहीं कोई कर सकता था घर पे, तो मैंने बनवा दी। इसने एक दिन पहन ली तो दूसरे दिन यहाँ से ये रिंग उठाई और वहां फेंकी। अच्छा। कहता है मैंने नहीं पहनी ये रिंग। अच्छा। कोई कुछ मार के भी चला जाएगा तो गुस्सा ही नहीं आता। अब आपको ये सीक्रेट बात बता दी जो आपने पूछी। तो अदरवाइज एक अलग चीज थी। मैं तो अभी कम से कम 10 घंटे और बात कर सकता हूँ। आंटी आप कुछ और बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इसको यही क्लोज करते हैं हम आपके आशीर्वाद के साथ। सब ठीक है, आप अगर चाहो तो मैं आपको अनुज की विशेष पढ़ देती हूँ। बिल्कुल हाँ प्लीज, मैं चाहूंगा जरूर आप पढ़िए। जो अनुज की विशेष थी, एक्चुअली उसकी लेटर से हमने क्लिप्स निकाले थे जी, तो उसी से ही हम लोगों को ये लगा था कि इसकी ये इतनी सारी विशेष है कि इसका फेम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो अनुज ने एक चिट्ठी में लिखा है, वो ये जो किताब है इसके हर चैप्टर के आगे एक विश लिखी हुई है। पहली चीज तो जो भी कोई किताब पढ़ेगा ना, ये इंग्लिश वाली, उसमें एक एक विश सब चैप्टर्स के आगे है। दर्शकों ये
ये दोनों किताबें हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में अवेलेबल है। अनुज ने पहली विश दी थी, माई आर्मी एंड दिस कंट्री हैज पुट सो मच फेथ इन मी, इट वुड बी ए मिस्टेक टू थिंक ऑफ डेथ एट दिस टाइम, टिल द लास्ट एनमी आई विल कीप ब्रीथिंग। वाओ। Second thing, I have yet to face an opponent who can win from me. वॉरियर एंड विनर। He was warrior. He was real. मैंने तो आपको सोचो, मैंने उसको शहीद कहना बंद कर दिया। He was not a शहीद. Yes. He was a warrior. Yes. आप हमारे यहाँ मंदिर है इसी में हिंडन में, वहां पर इसका एक स्टोन लगा हुआ है, मैंने उसके ऊपर योद्धा अनुज नैयर लिखा हुआ है। वाह। मैंने शहीद हटा दिया था। सही किया। मैं बहुत बार मेरे को लगता है कि नहीं, वो शहीद नहीं है। The day will never come when I have to admit defeat. Wow. Then he wrote, I have enhanced my skills in the art of fighting with weapons, knives and bare hands too. वो तीनों चीजें करके गए। अच्छा। वेपन्स तो थे ही, नाइव्स वगैरह सब वहां पर जो भी था उसके पास, जो भी शस्त्र थे उसने यूज किए, एंड बेयर हैंडेड भी उसके नाम पे था कि 9 सोल्जर्स उसने अकेले ने मारे हैं। और अपने हाथ से कितनों की बॉडी रिट्रीव करके लाया। उसके सीओ ने मना किया था, अनुज मत जाओ। हरफूल सिंह की बॉडी थी और एक और भी थे, कहते हैं वो कहता था कि उसको अपने सोल्जर से इतना प्यार था, कहता मैं लेके आऊंगा जी। जनरल बाबा ने ये बात बताई थी कि मैंने इसको मना किया था कि मत जाओ। जैसे अनुज का हुआ तो उस पे जनरल बाबा के पास जब खबर पहुंची कि अनुज इज नो मोर, उन्होंने कहा जो 2-4 बचे हो वापस आ जाओ। खत्म हो गई ना फिर 17 जाट का, तो फिर उसी से अनुज के बाद वो एक किस्म से खत्म ही हो गया बस। फिर वही 4th बंकर जो था विक्रम बत्रा ने लिया था जी। सेम डे की इनकी डेथ है। अनुज का सुबह 5:20 का है एंड विक्रम बत्रा का 2-2:30 बजे का है। एंड आज 25 साल हो गए हैं, मैंने ना 7 जुलाई को कभी 5:20 का टाइम आज तक नहीं देखा। मैं जैसे भी हो, मैं आंखें बंद करके मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकती। एंड 28 अगस्त को मैंने 10:14 का टाइम कभी नहीं देखा जब इसका बर्थ हुआ था। ये 2 मेरी लाइफ के मेरे साथ जाएंगे, ये 2 टाइम मैं कभी नहीं देखती। फिर उसने लिखा था, आई वॉन्ट पोस्टिंग इन कश्मीर बिकॉज आई वॉन्ट टू किल देम फॉर किलिंग सो मेनी इनोसेंट इंडियंस। इनोसेंट्स का तो अभी पहलगाम में भी देखो, पहलगाम में देखो जी। उसने तो नहीं सोचा था ना 25 साल पहले वही कुछ हो रहा है ना, अभी भी वो इनोसेंट किलिंग्स तो कब से हो रही है। बिल्कुल। आई वांट पोस्टिंग इन सियाचिन सो दैट आई कैन टेस्ट माय फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस। आई वांट टू सी हाउ टफ आई रियली एम। ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि सियाचिन की पोस्टिंग पहले हो गया उसका। लास्ट उसने लिखा था, आई एम नॉट इररिस्पांसिबल दैट आई विल डाई विदाउट फुलफिलिंग माय ड्यूटीज फॉर द कंट्री। ड्यूटीज तो अपनी कर गए वो, तभी महावीर चक्र मिला है। एज का उन्होंने बहुत शानदार काम किया। हाँ, अगर वो पूरी सर्विस रहता तो पता नहीं क्या करता, पर सही बात, उसकी एज इतनी थी शायद, वही लेके रहना पड़ता है जो भाग्य में। डेस्टिनी आपको अपने आप रास्ते बनाती है जी। अदरवाइज मेरे पास 2 चांस थे। पहला चांस था, अगर मैं उस दिन इंटरव्यू कॉल के लिए अंकल को याद नहीं कराती जी, मैंने किया। दूसरा चांस था, अनुज की शादी होनी थी 10 सितंबर को एंड अप्रैल में उसके फादर इन लॉ ने कहा था कि इनकी शादी मई में कर देते हैं जी। उन्होंने हार्ट सर्जरी करानी थी अपनी, तो उन्होंने कहा कि मेरी हार्ट सर्जरी होनी है करना नैयर साहब, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी हार्ट सर्जरी से पहले इन दोनों बच्चों की शादी कर दूँ, अनुज की टिम्मी की। और अंकल ने कहा इन दोनों बच्चों को मिलाना मेरी ड्यूटी है कर्नल साहब, आप अपनी ऑपरेशन करवाइए। ये नहीं सोचा था कि अगर उस समय अनुज शादी के चक्कर में पड़ जाता तो बहुत निकल जानी थी। सही बात। और जो अनुज के भाग्य का था वो तो अनुज को नहीं मिलना था, अनुज के भाग्य में यही कुछ था, टाइगर ऑफ ग्रास बनना। टाइगर ऑफ ग्रास बनना था, उसको तो नहीं पता था, नहीं तो वही क्या देता। वॉर तो यहाँ नहीं पता थी, जब 28 अप्रैल को गया तब तक तो वॉर का कुछ था ही नहीं। आप कारगिल गए हैं कभी उस जगह पे? अभी तक तो नहीं, हिम्मत नहीं आई, कोशिश है, देखते हैं कब करते हैं। जाना चाहिए। एक वही ड्यूटी रहती है मेरी, वो देखते हैं शायद जल्दी पूरी करेंगे उसको भी।
अनुज साथ लेके जाएंगे आपको उस जगह पे? पता नहीं वो तो एक बार सदगुरु जी से ये भी पूछा था मैंने, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो क्या अनुज या उसके डैड मुझे मिलेंगे? वो कहते हैं भगवत गीता में जैसे लिखा है कि अगर आपकी वॉर में डेथ होती है, और खासकर जिस तरह से अनुज एज महावीर गया है, तो वो कहते हैं कि ये लोग सीधा भगवान के पास ही जाते हैं। अच्छा। और इनका रीबर्थ नहीं होता। तो मैंने सदगुरु जी से ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि मैम जो गए हैं वो गए हैं, आप बस सिर्फ इस चीज को लेके रहो, रीबर्थ है नहीं है, दोनों बाप बेटा आपस में मिले हैं नहीं है, वो सब चीजें आप छोड़ दो। आपके एक, मैंने उनको यही कहा, उन्होंने कहा था कि देखिए बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अनुज जैसे बच्चों को जन्म दिया है। तो मैंने कहा देखिए दुनिया में आने के लिए एक माँ की जरूरत होती है, एंड वो माँ मैं बन गई। वो मेरी आप किस्मत कह लो या बदकिस्मती कह लो, दोनों चीजें ही हैं। तो कहते नहीं, उसको भी आपसे बहुत कुछ मिला है जी। वो अगर आपसे पैदा हुआ है तो उसको भी आपसे बहुत कुछ मिला, और आपको भी उसकी वजह से बहुत कुछ मिला है। आप उस चीज के लेके रहो। इसी की वजह से अनुज के ऐसे फोटो को पकड़ के उन्होंने कहा था कि इन्हीं की वजह से मैं भी सेफ बैठा हूँ और आप भी सेफ बैठे हो। सही बात है। तो वो चीजें जिन्होंने इतने बड़े सदगुरु जिन्होंने, तो मैं उनको किताबें दे के आई थी, उन्होंने अपने सारे स्कूलों में ये किताब लगाई है। तो कई चीजें हैं, आगे देखो। ठीक है आंटी, इसके साथ हम ये फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद आंटी। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर योर जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, चाहे आपने जॉब कर रहे हो, चाहे ये मार्टियर्स के लिए आप कर रहे हो, ऑल सक्सेस, ऑल सक्सेस। आप कितना टाइम लगाया और जहाँ भी जाते हो यही हालत होती होगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू आंटी। सो नाइस टू मीट यू। मैं आई थिंक दूसरी तीसरी बार मिले हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा आपसे। सेम हियर आंटी। जल्दी दोबारा मिलेंगे जी।